एक बार पुनः एक बार पुनः आप सबों को शुभ संध्या। हमारे पीछे जो स्लाइड दिखाई दे रहा है वो प्राकृतिक खेती से संबंधित है। तो कमिंग परीक्षा की दृष्टि से महत्व रखता है कि प्राकृतिक खेती की अवधारणा क्या है, आखिर क्या आवश्यकता महसूस हुई कि प्रधानमंत्री जी केंद्रीय बजट में इसको और कुछ राज्यों ने रोड मैप भी तैयार किया, विशेषकर जो हरियाणा है ने एक रोड मैप भी बनाया। एक ऐसी खेती जिसके संबंध में आपको मैं जानकारी में दे दूं कि रसायन मुक्त खेती है। हालांकि यह रसायन मुक्त खेती जैविक खेती भी कहलाती है, तो इसलिए मैंने कहा भी कि जैविक खेती के साथ जो इसके संबंध है उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं प्राकृतिक खेती की संक्षिप्त अवधारणा मौखिक रूप से दे दूं। लिखना नहीं है, कक्षा को वीडियो पे सुनिएगा और मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा आपको, जिससे कि आपको कठिनाई नहीं होगी। हर चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कुछ चीज़ें पढ़िए भी, उसको आत्मसात कीजिए। छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चंस में उसकी उपयोगिता हो सकती है। तो मैंने बताया कि एक रसायन मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती क्या है? एक रसायन मुक्त खेती है जो पशुधन पे आधारित है। तो हम लोग कहते हैं ना कि लीफ स्टॉक जो वेस्ट है उस पर हमारी ये प्राकृतिक खेती काम करती है, क्योंकि गोबर का हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें नीम का उपयोग करते हैं। तो ये सब प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विशेषकर गोबर, जो पशुधन से संबंधित जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, और एग्रीकल्चर का जो इकोसिस्टम है के जो मानक है उस पर आधारित यह खेती विगत कुछ वर्षों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जिसमें हम फसल, पेड़, पशुधन को इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं, जिससे कि जो कार्यात्मक विविधता है, जैव विविधता है, वो बनी रहती है। और इससे एक सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्र में ये काफ़ी काम करता है। साथ ही ग्रीन हाउस गैस जो आज चिंता का विषय है, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन वगैरह में भी कम करने में भी इसकी भूमिका है। और इससे जो तत्काल तो बहुत लाभ नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य में किसानों की आय बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि इस तरह की खेती से सॉइल और पानी, वायु और मानव, साथ ही किसानों की लागत भी खेती में काफ़ी कम होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसकी अवधारणा फुकुओका ने दिया था। जानकारी में मैं आपको दे दूं, कभी कभी पीटी की कक्षा में भी मैं देता हूं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन। तो फुकुओका के ये कॉन्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो चर्चित है ही, और राष्ट्रीय स्तर पे भी आपने देखा है। भारत में एक योजना चलती है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, और उसके तहत हमने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम सौंपा है, और उसी कार्यक्रम को हम बढ़ावा दे भी रहे हैं। तो इसी तहत हम स्वदेशी को भी, या जो प्रकृति के अनुरूप जो हमारी खेती है वो उस रूप में है। अब इसके जहाँ तक महत्व के संदर्भ में परिचर्चा है, तो उत्पादन की लागत काफ़ी कम हो जाती है, चूँकि उत्पादन में जो इनपुट है और जो इनपुट के जो साधन है, बीज, उर्वरक, तो रासायनिक खाद का तो हम प्रयोग करते नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, उत्पादन लागत में कमी होना। बेहतर स्वास्थ्य ये सुनिश्चित होता है इस तरह की खेती से। और अभी मैंने कहा कि इससे प्राकृतिक खेती से जो कई तरह के जो मूल्यवर्धन है, उसके कारण रोजगार की संभावना ही बढ़ती है। स्थानीय क्षेत्र में इसके विपणन सिस्टम के कारण रोजगार सृजन भी होता है। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए। इसके क्योंकि ग्रामीण युवाएं इस ओर यदि झुकाव रखते हैं तो एक अतिरिक्त रोजगार के साधन मिल सकते हैं। साथ ही जो लिव स्टॉक सस्टेनेबिलिटी है, पशुधन की जो संधारणीयता है, वो भी बनी होती है, क्योंकि कृषि के विकास में पशुधन की बड़ी भूमिका होती है। आप जानते भी हैं, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी बेहतर करने में मदद मिलती है। आपकी जानकारी में है पशुधन का कि जीवामृत और बीजामृत जैसे जो पर्यावरण अनुकूल जो जैव इनपुट है, वो उसका संबंध गाय के गोबर और मूत्र से ही है। तो इससे जो हमारी प्राकृतिक उत्पाद तैयार होती है, तो स्वाभाविक है कि हम जो हमारा पशुधन है उस पर भी हम काफ़ी बल देते हैं। और साथ ही यह इसकी महत्ता इस अर्थ में भी है कि काफ़ी लचीलापन वाली खेती है, इसके कारण जो बेहतर कृषि जैव विविधता है और मृदा जीव विज्ञान है, तो उन सबको भी प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है।
जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां जो हैं वो चुनौतियां आपको उत्पादन लागत के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है कि नहीं। उत्पादन लागत के कॉन्टेक्स्ट में है, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर के बाद उत्पादन लागत में जो सबसे बड़ी चुनौती है उत्पादन में गिरावट होती है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो चुनौती है वो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और आय, ये दोनों जो जिस तरह से रासायनिक उर्वरक से बढ़ती है उस तरह से आप तत्काल चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगी, ये तो एक चुनौतियां हैं। एक चुनौतियां और भी है कि जो नेचुरल इनपुट उसकी उपलब्धता की चुनौतियां हैं कि उसको कैसे अवेलेबल कराया जाए, कहाँ अवेलेबल कराया जाए, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही एक सर्वे ने भी कहा कि पोषक तत्व की कमी रहती है। जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके प्रोडक्ट में नेचुरल जो हमारी पोषक तत्व है उसकी कमी होती है, तो ये सब एक संदर्भ है। और इसके विकास के लिए सरकार बारानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सतत कृषि पे जो राष्ट्रीय मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जो भारत सरकार का जो ग्रीन इंडिया मिशन है, तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ इसके जैविक खेती के साथ इसके अंतर संबंध का प्रश्न है, जैविक खेती में जैविक उर्वरक और खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर आदि का उपयोग किया जाता है, मतलब बाहरी उर्वरक का खेतों में हम प्रयोग कर सकते हैं, ये बनता है, इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट में बाहरी उर्वरक का प्रयोग न तो मिट्टी में न ही पौधे में किया जाता है। तो प्राकृतिक खेती कंप्लीट नेचुरल पद्धति पे आधारित है। जहाँ तक जैविक खेती का प्रश्न है तो अभी भी जो बुनियादी कृषि पद्धति है जैसे जुताई गुड़ाई खाद का मिश्रण, हाँ यहाँ रासायनिक खाद नहीं है बल्कि यहाँ नेचुरल खाद है, हरी खाद है, मूंग सनई ढेंचा, ठीक है कि नहीं, मूंग और ढेंचा, जिससे कि बायोमास पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि ग्रीन हाउस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बायोमास और ग्रीन हाउस के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो जैविक खेती से बढ़ती है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैविक खेती में, और यही चीज़ यहाँ भी है। वहाँ हम केचुआ का प्रयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं। हालांकि नेचुरल फार्मिंग में भी हम केचुआ का प्रयोग करते हैं, गोबर का, गाय के गोबर और मूत्र का इसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं, इसलिए जैविक खेती, बिहार सरकार जो जैविक खेती प्रोत्साहन योजना चला रहा है उसमें हरी खाद पे बल है, सनई, उसमें मूंग और ढैंचा पे बल है, ठीक है। उसमें हम लोग जैविक खेती के विकास में बिहार सरकार जो कार्यक्रम चला रही है वो हरी खाद योजना चला रही है। बिहार सरकार जो जैविक खाद के विकास के लिए जो योजना चला रही है उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना है जो बिहार के 38 जिला में, एक तो 13 जिला में जैविक कॉरिडोर योजना जो राज्य सरकार का वो चल रहा है, और दूसरा जो केंद्र सरकार का परंपरागत कृषि विकास योजना है जो शेष जिले हैं, जो शेष जिले हो गए लगभग 12 और 13 को हटा दो 25 जिले करीब आपको जो हैं, वहाँ हम लोग परंपरागत कृषि विकास योजना चला रहे हैं और उसके माध्यम से जैविक खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पर। और इसके साथ जो तारतम्य है, प्राकृतिक खेती में न जुताई की जाती है न मिट्टी को पलटा जाता है, जबकि इसमें जुताई गुड़ाई सब होती है, और न ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तथा किसी पद्धति को ठीक उसी तरह से नहीं अपनाया जाता है जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तो ये दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेज है उसको आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। अभी कल मैंने टॉपिक भेजा भी था, नेचुरल खेती हिंदू में शायद 26-27 तारीख को आया भी था, तो आप लोग उसे देख लेंगे। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक को जरूर फॉलो करते रहें। हालांकि कोई भी हिंदी पेपर पढ़ेंगे तो उसमें भी समय समय पे आपको मिलता है, लेकिन अंग्रेजी का जो स्तर है तो स्वाभाविक है कि हर लोग उसी अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है और उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की जो बीरा और पीरा उठाते हैं, उसी कड़ी में मैं भी आपके समक्ष हूँ, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके मूल में, शुरू से तो वह एक लुक कि आप नेचुरल फार्मिंग को जानिए। नेचुरल फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा में क्यों रहा, तो चर्चा में मैंने पहले ही कहा कि प्राकृतिक खेती से संबंधित भारत सरकार ने पहल की है 2023 में। मैनेज की जो स्थापना है 1987 में
आपके हैदराबाद में हुई और उसने विविध कृषि क्षेत्रों में कृषि विस्तार के चुनौतियों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में इसे देखा और व्यवहारिक रूप में इस विस्तार का अर्थ है कि किसान और उसकी उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और आजीविका में सुधार हेतु कृषि संबंधी तकनीक एवं कौशल ज्ञान प्रदान करना। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान में रखें। अब नेचुरल फार्मिंग के बारे में तो अभी मैंने बताया था कि रसायन मुक्त और पशुधन आधारित खेती है। तो इसे आप एक लाइन में भी इसे आप परिभाषित कर सकते हैं, यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में यह लाभ प्रदान करती है और किसानों को आय बढ़ाने में भविष्य में, तत्काल नहीं, भविष्य में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। और ये जो इसके जो प्रतिपादक हैं फुकुओका हैं, 1975 में उन्होंने एक किताब लिखी, वन स्ट्रा रिवोल्यूशन, तो उसमें इसकी चर्चा है नेचुरल फार्मिंग के विषय में। यह खेतों में या इसके आसपास के क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित खेती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे पुनर्योजी खेती का ही एक रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें भूमि प्रथाओं का प्रबंधन, मिट्टी और पौधे में वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जो हानिकारक बनने के बजाय ये काफी उपयोगी हो जाती है। भारत में अभी मैंने चर्चा की थी कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक खेती BPKB के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि जो बाहर से जो आयात होते हैं इनपुट का, उसको कम करना और स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना। लेकिन हम अचानक से यदि संपूर्ण खेतों को प्राकृतिक खेती में बदल देंगे तो सबसे बड़ी चुनौती जो अभी मैंने कहा उत्पादकता की होगी। तो उस पर हमें ध्यान रख के धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलना है, जिससे कि वायु जल ये सब मेंटेन है। जो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल खेती के, जो कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स में बीजामृत है, वह पसा है, प्लांट प्रोटेक्शन है, मल्चिंग है, जीवामृत है, ये सब इसके कंपोनेंट है। तो जब आप परीक्षा में दें तो इस कंपोनेंट को बना लेंगे और उसको प्रस्तुत कर देंगे। कम से कम बीजामृत और जीवामृत, मल्चिंग, ये 2-3 शब्द को जरूर लिख देंगे। और फसल की सुरक्षा, जो पौधे की सुरक्षा है, उसको आप जरूर रख लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कठिनाई नहीं हो। इसी कड़ी में अब इसके महत्व क्या है, अभी मैंने कहा कि उत्पादन की लागत को यह कम करता है, न्यूनतम करता है, रोजगार बढ़ाने में, ग्रामीण विकास में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बेहतर स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में, जल धारण क्षमता बढ़ती है, इससे जल की खपत भी कम होती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। तो यह सब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखेंगे। पॉइंट्स को ही ध्यान रख लीजिए तो काफी है। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करता है। अभी मैंने कहा जल, मिट्टी, वायु, तो ये तीनों को ही पॉइंट करके दे सकते हैं। और पशुधन में स्थिरता आती है और पशुधन के स्थिरता के कारण स्वाभाविक है कि जो ग्रामीण समाज है वो मजबूत होगा। इसमें लचीलापन भी है, जैविक कार्बन और न्यून जुताई, पौधे की विविधता की मदद से मिट्टी की संरचना में परिवर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गंभीर सूखे में भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब एक महत्वपूर्ण उपागम है जिसको ध्यान में रखना। अभी आपने पढ़ाई बताया ही मैंने कि प्राकृतिक खेती से क्या अंतर रखता है। प्राकृतिक खेती में हम लोग हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। प्राकृतिक खाद में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। जैविक खेती में हम लोग जुताई, गुड़ाई और खाद का मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक खेती में नहीं करते हैं। तो जैविक खेती थोड़ी सी अभी महंगी होती है, इसमें कुछ फुट में लागत ही नहीं आती है, तो कोई महंगा नहीं है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख सकते हैं। कृषि से संबंधित जो पहल है, इस तरह की कृषि से संबंधित पहल में बागानी क्षेत्र विकास और अभी मैंने कहा ग्रीन इंडिया मिशन और PKVY, नमसा वगैरह की चर्चा भी मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने की थी। सतत कृषि पे राष्ट्रीय मिशन, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान में करके रखेंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट केंद्रीय पहल है जिस पर नजर रखेंगे। और 2015 से PMKSY जो हमने शुरू किया है, जिससे कि जल का जो उपयोग है, तो जल का उपयोग बढ़े, प्रति बूंद अधिक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की परिकल्पना में की गई है। तो यही आपके मूल बिंदु हैं। और अब जो भी स्कीम चले या जो भी राज्य प्राकृतिक खेती पे काम करे तो उसको अपने आंसर में जोड़ देना है और एक पन्ना में इसका फुट नोट्स बना लेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसके हाल में चर्चा क्यों हुई, इसके बाद इसके महत्व क्या है,
इसकी सीमाएं, चुनौतियां क्या है, सरकार के प्रयास क्या है, जैविक खेती से कैसे भिन्न है, और जो भी डेवलपमेंट हो तो लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।